रिवीजन एवरीथिंग में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, इसके पहले हम लोगों ने संगम काल और चेर वंश के बारे में पढ़ा था। तो आज हम देखेंगे पांड्य वंश और चोल वंश। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पांड्य का अर्थ होता है प्राचीन देश, है ना। फिर पांड्य राजाओं ने ही तीनों संगमों का आयोजन किया था। पांड्य वंश की जानकारी मेगस्थनीज की इंडिका से मिलती है। देखिए, इस सब के बारे में ज़्यादातर चीज़ें आपको पहले से ही पता है। अगर आपने इसके पहले का वीडियो देखा है कि तीनों संगमों का आयोजन किसने करवाया, तो पांड्य शासकों ने करवाया, है ना। तो देखिए, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसमें क्या है कि पांड्य का अर्थ क्या होता है? प्राचीन देश। और जो पांड्य वंश है इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो जो मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका है उससे जानकारी मिलती है पांड्य वंश की। इसके पहले जब हम लोगों ने चेर वंश पढ़ा था तो उसकी जानकारी कहाँ से मिली थी? ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ से और अशोक के द्वितीय शिलालेख से, वो चेर वंश का था। तो और पांड्य वंश की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका से पांड्य वंश की जानकारी मिलती है। फिर है, यह मात्र सत्तात्मक था, यानी कि ये जो पांड्य वंश था ये मात्र सत्तात्मक था। जो सातवाहन साम्राज्य अगर आपने पढ़ा होगा तो वो भी मात्र सत्तात्मक था, और जो पांड्य वंश था ये भी मात्र सत्तात्मक है। मात्र सत्तात्मक का यह बिल्कुल भी अर्थ नहीं है कि वहाँ की राजा महिला होगी। राजा पुरुष ही होते थे, लेकिन जैसे हमारे यहाँ अगर हमें हमारा घर ढूंढना है या फिर किसी का घर ढूंढना है तो उनके पिता का नाम पूछेंगे, लेकिन जो पांड्य वंश था वहाँ पे उनकी माता का नाम ढूंढा जाएगा, यानी मात्र सत्तात्मक था। ओके। और ये जो पांड्य वंश था ये मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। पांड्य वंश का क्षेत्र तमिलनाडु के दक्षिणी भाग में था। फिर है, इनकी राजधानी मदुरै थी। इसके पहले भी हमने आपको कहा था कि राजधानी याद कर लीजिएगा, क्योंकि राजधानी इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए पांड्य वंश की भी राजधानी याद कर लीजिएगा कि पांड्य वंश की राजधानी मदुरै थी। इनका राजकीय चिन्ह मछली था। जो चोल वंश था उनकी जो चेर वंश था उनकी राजधानी बंजी या करूर और चिन्ह क्या था? बाघ। लेकिन जो पांड्य वंश है इसकी राजधानी मदुरै है और जो इसका राजकीय चिन्ह है वो मछली है। अब अगला पॉइंट है कि पांड्य वंश का प्रथम शासक नेडियोन था। इसने समुद्र पूजा प्रारंभ की। कौन सी पूजा? समुद्र पूजा। और इसके पहले जब आप चेर वंश पढ़ रहे थे तो वहाँ पर जो सेन गुटवन थे उन्होंने कौन सी पूजा प्रारंभ की थी? कनगी पूजा। जबकि ये जो नेडियोन है इन्होंने समुद्र पूजा प्रारंभ की। दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों को ध्यान रखिएगा। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक नेडुजेलियन था। इसने 290 ईस्वी में हुए तलैया लंगनम के युद्ध में चेर, चोल तथा 5 अन्य राजाओं को एक साथ पराजित कर दिया। ओके। तो किस युद्ध में? तलैया लंगनम। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि नेडुजेलियन ने किस युद्ध में भाग लिया या फिर तलैया लंगनम में कौन से शासक ने भाग लिया? तो नेडुजेलियन को याद रखिएगा। फिर उसके बाद अगला है, इस वंश का अंतिम शासक नल्लीवकोडन था। मतलब ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बाकी देख लीजिए कि इस वंश का अंतिम शासक नल्लीवकोडन था। फिर अगला है कि 5वीं सदी आते आते पांड्य वंश अस्तित्व विहीन हो गया, यानी धीरे धीरे जब शासक योग्य नहीं थे, मतलब धीरे धीरे ऐसे ही ये खत्म हो गया। फिर अब अगला है कि पांड्य वंश के राजाओं का रोम के राजा के साथ अच्छा संबंध था। इन्होंने अपने दूत रोम के राजा आगस्टस के दरबार में भेजा, यानी कि जो पांड्य वंश था इनका व्यापार विदेशों में भी था। और कहाँ था? रोम में। और अगला है कि पांड्य वंश की राजधानी मदुरै को त्योहारों का शहर कहा जाता है और विश्व प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर मदुरै में है। ये पांड्य वंश की राजधानी मदुरै की विशेषता है कि उसे त्योहारों का शहर कहा जाता है, और जो मीनाक्षी मंदिर है वो भी मदुरै में स्थित है। तो ये पांड्य वंश के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी थी। अब देखते हैं अगला वंश जो कि है हमारा चोल वंश, जो कि बहुत बड़ा है ना। अब देखें,
देखिए, इसका अर्थ होता है नया देश, यानी चोल का अर्थ होता है नया देश। इसके बारे में जानकारी पाणिनि की रचना अष्टाध्यायी से मिलती है। और पांड्य वंश की जानकारी किससे मिलती थी? मेगस्थनीज की इंडिका से। जबकि चोल वंश की जानकारी मिलती है पाणिनि की रचना अष्टाध्यायी से। ओके। चोल साम्राज्य तमिलनाडु के पूर्वी भाग में स्थित था। जो पांड्य था ये तमिलनाडु के दक्षिणी हिस्से में था, जबकि जो चोल वंश है ये तमिलनाडु के पूर्वी भाग में था। इसकी राजधानी उरैयूर थी। राजधानी इसकी भी याद कर लीजिएगा कि चोल वंश की राजधानी उरैयूर थी। इनका राजकीय चिन्ह बाघ था। उरैयूर सूती वस्त्र के लिए विश्व प्रसिद्ध था। अगर आपसे पूछा जाए कि संगम काल में सूती वस्त्र के लिए विश्व प्रसिद्ध कौन था, तो जो उरैयूर यानी कि चोल वंश की राजधानी उरैयूर थी वो सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध थी। ऐसा कहा जाता है कि इस समय के सूती वस्त्र सांप की केचुली से भी पतले होते थे, यानी कि बहुत अच्छी क्वालिटी के सूती वस्त्र मिलते थे। फिर उसके बाद है चोल साम्राज्य कावेरी नदी के उपजाऊ मैदान में था। देखिए, अगर कहीं से भी नदी है तो वहाँ की भूमि वैसे भी उपजाऊ हो जाती है, क्योंकि देखिए बाढ़ आएगा, नदी अभी एक जगह तो है नहीं, नदी बहुत सारी जगहों से आ रही है, तो वो खनिज उर्वरता अपने साथ लेके आ रही है। तो जब बाढ़ आएगी तो उसका पानी खेतों में जाएगा और वो सारे खनिज खेतों को मिल जाएंगे। तो जहाँ पे नदी होती है वैसे भी उसके आसपास का इलाका उपजाऊ हो जाता है। तो जो चोल साम्राज्य था ये इसका भी मैदान बहुत ही उपजाऊ था। समझ लीजिए कि धान ने यानी खाने पीने के मुकाबले में बहुत बेहतर था, क्योंकि इसकी जो मैदान था वो बहुत ही उपजाऊ था। यहाँ पे खेती बहुत अच्छे से होती थी। चोल वंश का पहला शासक उर्वहपहरे था। जाने दीजिए, जो भी था, कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक करिकाल था। प्रतापी को याद रखिए, जो इम्पोर्टेंट है। कौन? करिकाल। इसने श्रीलंका जीत लिया और वहाँ से 12,000 बंदियों को लाया और कावेरी नदी पर 160 किलोमीटर लंबा बांध बनवाया। यह भारत का पहला बांध था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि भारत का पहला बांध कौन है, तो वो है कावेरी नदी वाला ग्रांड बांध। और इसको किसने बनवाया, तो चोल वंश के शासक करिकाल ने बनवाया। यह कितना लंबा है? 160 किलोमीटर लंबा। ओके। फिर अगला पॉइंट है कि चोल वंश 5वीं सदी आते आते अत्यंत कमज़ोर हो गया और सामंती जीवन जीने लगा और 8वीं सदी में चोलों का उदय हुआ। देखिए, चोल वंश ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन हर वंश में कुछ ना कुछ कमज़ोर शासक आते हैं। चोल वंश में भी कमज़ोर शासक आए। तो फिर इसके बाद यहाँ पे आया चोल के बाद पल्लव शासक। जो पल्लव आए उन्होंने चोल वंश को पूरी तरीके से ख़त्म नहीं किया, बल्कि पल्लव खुद राजा बन गए और जो चोल थे उनको अपना सामंत बना लिया। धीरे धीरे सामंती जीवन चोल वंश जीने लगा। फिर एक समय आया जब पल्लव कमज़ोर हो गए और उसके बाद फिर से चोल वंश का उदय हुआ, यानी 8वीं सदी में फिर से एक बार चोल वंश का उदय हुआ। समझ लीजिए फर्स्ट फेज़ है चोल वंश का, सेकंड फेज़ 8वीं सदी में आया है। तो फिर ये फर्स्ट फेज़ हम लोगों ने आज कंप्लीट कर लिया है। अब कल देखेंगे चोल वंश का जो मतलब सेकंड फेज़ था, यानी 8वीं सदी वाला चोल। तो आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि बहुत लंबी हो जाएगी, है ना। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे चोल का सेकंड पार्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।